एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़। जो ये PYQ सीरीज़ है, ये आपकी आगामी कोई भी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित हो तो उस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरे लेक्चर को सुनिएगा। तो आज के कोट को देख लेते हैं। कितना सुंदर कोट है आज का। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। यहाँ से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है कि कई बार हम अत्यधिक लोगों को महत्व देते हैं, उनके समक्ष अत्यधिक झुक जाते हैं। जो हमारा झुकना होता है वो इसलिए नहीं होता है कि किसी को हम अपनी निम्नता दिखा रहे हों। हमारा झुकना होता है किसी के प्रति, किसी को आदरपूर्वक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जब उनके समक्ष झुकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि या तो ये हमसे डर गया है, या तो वो जो हम झुक रहे हैं वो सोचता है सामने वाला, या तो ये हमसे डर गया है, या तो ये हमारे महत्व को जानता है कि हम कितने कीमती हैं, या फिर हमारी समाज में कितनी वैल्यू है जिस कारण ये झुक रहा है। कुछ लोगों के मन में इस तरह के वहम होते हैं। तो इसलिए हमें उतना ही झुकना चाहिए जितना किसी को सामने रिस्पेक्ट की आवश्यकता हो। ठीक है, अगर हम अत्यधिक किसी के सामने झुकेंगे तो वो हमारी कदर करना छोड़ देगा, हमारी जो वैल्यू है उसको डाउन कर देगा। वो सोचेगा कि ये मेरे समक्ष झुक रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उतना ही झुकिए जितना ज़रूरत हो, नहीं तो लोग आपको जो अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो व्यक्तित्व ज़्यादा झुकने से ख़त्म होता है और दूसरों के मन में वहम आ जाता है कि सब कुछ हम हैं, ये सामने वाला कुछ नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है। पढ़ाई के साथ साथ आपको जो नैतिक ज्ञान होता है, नैतिक शिक्षा होती है, वो भी ज़रूरी है। शुरू में नैतिक शिक्षा की एक किताब लगी होती थी, हमने तो वो पढ़ी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा के साथ साथ स्टडी ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो आज का ये मोटिवेशनल कोड है आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा गया होगा। अगर आपकी भी कोई पॉजिटिव अफर्मेशन होती है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे लोग सामने वाला उसको पढ़कर प्रभावित हो जाए। तो देखिए, शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ वीडियो को कि हमारी टीम के द्वारा LT-TET नवंबर 2024 का जो कोर्स है उसको आपके समक्ष लॉन्च कर दिया गया है। आपके नियर डियर कोई है जो LT-TET न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी और हिंदी साहित्य कवर करवाया जाएगा और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो लगभग 120 क्वेश्चन आते हैं, 110 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं इससे। बाकी कोई क्वेरी रहती है इस कोर्स को लेने के लिए तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, अपने ही मेहनत पे विश्वास करते हैं, कोर्स इत्यादि में विश्वास नहीं करते, तो ये हमारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो ये नोट्स परचेज करना चाहता है तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये नोट्स है, इसमें आपको जैसे LT-TET जैसी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये LT-TET के लिए वरदान हो सकता है एक तरह से। इसमें आपको 15+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। कोई क्वेरी अगर नोट्स को लेने से संबंधित रहती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो नोट्स लिखकर। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी आपको समय पे PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती है। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101। तो प्रश्न संख्या 101 में आपसे क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है, तो प्रश्न है, एक कंठ विषपाई के रचनाकार हैं। तो बताइएगा जो रचना है एक कंठ विषपाई, ये किसकी रचना होगी? तो एक कंठ विषपाई के रचनाकार होंगे दुष्यंत कुमार। जो दुष्यंत कुमार है इनका हिंदी गज़ल में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। किसे? दुष्यंत कुमार को। अगला है 102। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी जो प्रथम एक तरह से बैठक और जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की? तो ये जो सही विकल्प हो जाएगा 1936 में। फिर आपसे यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था।
इसी के साथ थोड़े से और भी तथ्य बता देता हूँ। द्वितीय प्रगतिशील लेखक संघ है, इसकी ये कब हुई थी? 1938 में द्वितीय हुई थी। और स्थान क्या था जहाँ पर ये हुई थी? कोलकाता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की गई थी आपकी ठाकुर रविंद्रनाथ जी के द्वारा, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर भी कहें तो कोई इसमें अलग नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। तृतीय प्रगतिशील लेखक संघ 1942 में हुआ, कहाँ पर? दिल्ली में। चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ पर हुआ? 1945 में मुंबई में। पंचम प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ पर हुआ? 1949 में भिमड़ी में। षष्ठ प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ हुआ? 1953 में दिल्ली में। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे आपको। तो आगे देखिए, आगे क्या है? 103। कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है? तो जो सुदामा पांडे धूमिल है ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है हिंदी साहित्य में। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इनके महत्व के बारे में। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प हो जाएगा इनका, तो वो हो जाएगा 103 का कल सुनना मुझे। जो कल सुनना मुझे ये सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, झांसी की रानी, ये इनकी रचना नहीं होगी। ठीक है, कल सुनना मुझे होगा। और थोड़ी सी और इनकी रचनाएं बता देता हूँ, जैसे कि अंधेरे में इनकी प्रसिद्ध और लंबी कविता मानी जाती है। संसद से सड़क तक, अंधेरे बंद कमरे, आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अंधेरे बंद कमरे इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक और जो मैंने बताया था वो अंधेरे में इनकी रचना नहीं है। वो किसकी रचना हो जाएगी? वो हो जाएगी सुदामा मुक्तिबोध की। ठीक है, वो उनकी रचना है, इनकी नहीं है। इनकी है मोचीराम, लंबी कविता है। जो धूमिल है इनको मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे जो काव्य संग्रह है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इनका काव्य संग्रह है। इसके लिए ने कब? 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है इसे। इसी के साथ धूमिल के बारे में कुछ और तथ्य बता देता हूँ। धूमिल के जीवन काल में सिर्फ एक कविता संग्रह संसद से सड़क तक छपा था। इनका है संसद से सड़क तक, यही जब ये जीवित थे तब तक छपा था। एक कल सुनना मुझे का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात संभव हुआ था। फिर आगे है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में, 10 फरवरी 1975 में। मृत्यु, डेथ लिख देता हूँ, डी इंडिकेट करता है डेथ को। कब हुई? 1975 में इनकी डेथ हुई थी, 10 फरवरी में। फिर एक कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? ब्रेन ट्यूमर से। ठीक है, 60 के बाद के दशक में हिंदी कविता के फलक पर धूमिल प्रमुखता से उभरते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। अगला है परिंदे कहानी के लेखक कौन है? अगर जो परिंदे कहानी है ये भी जैसे उसने कहा था उसी तरह से हिंदी साहित्य के पटल में प्रसिद्ध है। परिंदे कहानी पूछा जाता है किसकी रचना है, तो ये निर्मल वर्मा की रचना है। थोड़े से तथ्य बता देता हूँ। जो निर्मल वर्मा है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में पैदा हुए थे और वहीं से साहित्य रचना करते थे। अक्सर इनका आना जाना यूरोप में काफ़ी रहता था। देखिए थोड़े से तथ्य क्या बता रहा हूँ। इनका जन्म अगर पूछा जाएगा कब हुआ था जन्म, तो 1929 में हुआ था इनका जन्म। 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला। शिमला में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु 2005 में मृत्यु हुई थी। में मृत्यु हुई थी, शिमला में जन्म हुआ था। और इनका अगर रचनाओं के बारे में हम जिक्र करें, यात्रा वृत्तांत इनका प्रसिद्ध है, जहाँ कोई वापसी नहीं,
कहानी इनकी जो प्रसिद्ध मानी जाती है परिंदे, बाज और सांप। और आलोचनात्मक लेखन इनके हैं उपन्यास की मृत्यु और उसका पुनर्जन्म, संस्कृति, समय और भारतीय उपन्यास। तो ये याद रखिएगा आप। फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण भी हैं, जैसे ये बता देता हूँ। जुदाई का हर निर्णय संपूर्ण और अंतिम होना चाहिए। पीछे छोड़े हुए सब स्मृति चिन्हों को मिटा देना चाहिए और फूलों को नष्ट कर देना चाहिए। किसी भी तरह की वापसी को असंभव बनाने के लिए। ये इनका कुछ महत्वपूर्ण कथन माना जाता है। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। 105 गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? तो जो गजाधर बाबू हैं ये वापसी कहानी के पात्र होंगे। किसके? वापसी कहानी के। पूछा जाता है ये किसकी कहानी? वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की। फिर उसने कहा था ये किसकी रचना है? ये है आपकी, किसकी है बताइएगा? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। ये है आपके गुल्लेरी जी की कहानी। फिर पुरस्कार किसकी कहानी है? प्रसाद जी की। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? ये मोहन राकेश की। ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अब देखिए पुरस्कार कहानी पूछी गई किसकी है, तो मैंने भी बताया था ये जयशंकर प्रसाद की है, प्रसाद जी की। इस तरह से घुमा फिरा कर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 107 कमलेश्वर के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो जो कमलेश्वर हैं इनकी कहानी संग्रह है उसका क्या नाम होगा? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 107 का, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प यह तेरे प्रतिरूप। कमलेश्वर की कहानी संग्रह का नाम है यह तेरे प्रतिरूप, 107 का डी। थोड़ा सा सुधार करिएगा इसमें। कहानी संग्रह इनकी खोई हुई दिशाएं भी हैं, तो 107 का यहाँ पर डी नहीं बी सही विकल्प हो जाएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ इनको आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा में आपको बताता हूँ जोर देकर, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रश्नों को, तथ्यों को याद रखोगे तो आपको फायदा होगा ही होगा इनसे। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मैंने बताया आपको यह तेरे प्रतिरूप, ये किसकी कहानी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी अज्ञेय की कहानी। किसकी कहानी हो जाएगी? अज्ञेय की कहानी हो जाएगी। क्योंकि प्रश्न बनते हैं तभी आपको बता रहा हूँ, अज्ञेय की कहानी हो जाएगी, याद रखना आपने। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कोठरी की बात, ये किसकी कहानी होगी? कोठरी की बात, तो ये कहानी भी हो जाएगी किसकी? अज्ञेय की। कोठरी की बात भी अज्ञेय की हो जाएगी। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा गुलरा के बाबा, ये किसकी कहानी होगी? तो जो गुलरा के बाबा है ये हो जाएगी किसकी कहानी? मार्कंडे की। एक मिनट में लिख लेता हूँ ये मार्कंडे। मार से आपको मार्कंडे हो जाएगा, अज्ञेय से ए लिख लेता हूँ यहाँ पर, अज्ञेय। ये तेरे प्रतिरूप और ये दोनों अज्ञेय की कहानियाँ हो जाएंगी। ये आपको याद रखना है। खोई हुई दिशाएं किसकी है? कमलेश्वर की कहानी है खोई हुई दिशाएं। ये 3 अगर आप प्रश्न यहाँ से याद रखोगे तो आपको परीक्षा में इनका फायदा हो सकता है। फिर देखिए और भी कुछ रचनाएं इनकी बता देता हूँ मैं आपको, कमलेश्वर जी की। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है, तो ये हो जाएगी कमलेश्वर की। कब ये प्रकाशित हुई थी? 1957 में। कस्बे का आदमी ये किसकी है? कमलेश्वर की। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958। खोई हुई दिशाएं, ये तो आपको पता ही चल गया कमलेश्वर की है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1963। ये इनकी हो जाएगी। मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर की है। आज़ादी मुबारक 2002 कमलेश्वर की है। बयान 1973 कमलेश्वर की है। जॉर्ज पंचम की नाक 1969 कमलेश्वर की है। अपना एकांत सांप कमलेश्वर की कहानी है। नीली झील कमलेश्वर की कहानी है। जोखिम कमलेश्वर की कहानी है। तो ये तथ्य आप सारे याद रखिए, क्योंकि प्रश्न आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।
कमलेश्वर का पूरा नाम पूछा जाएगा तो कमलेश्वर का पूरा नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, जिन्हें कमलेश्वर के उपनाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के भारतीय लेखक थे ये। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, पटकथा और संपादन जैसे कई काम किए। कमलेश्वर ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। कितनी? 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। इनमें जो मैंने आपको प्रसिद्ध बताई थी, जैसे राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, स्मारक। ये जो प्रसिद्ध रचना है ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपको अगर याद रखोगे तो फायदा होगा। अगला है 108। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न। तो जो सही विकल्प होगा, जो समन्वय पत्र था, इसका संपादन कार्य करते थे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जो सरस्वती पत्रिका है, हाँ, इसका तो आप उत्तर दे ही सकते हो, इसका प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ था। और ऐसा माना जाता है जब से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ था, उसी समय से कहानी विधा का भी शुरू हो गया था हिंदी साहित्य में प्रचार प्रसार। 109। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अभी ऊपर बताया था मैंने ये आपको। गजानंद माधव मुक्तिबोध जो हैं ये होंगे इसके रचनाकार। कविता है ये लंबी कविता अंधेरे में। शुरुआत में जो ये कविता है अंधेरे में, इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। बाद में अंधेरे में इसका नाम किया गया। फिर देखिए जो मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, इसके संबंध में कुछ चीजें बताई गई है। इस कविता के बारे में रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? रामविलास शर्मा कहते हैं, इस कविता की मूल समस्या यह है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। अगर ये प्रश्न पूछा जाए इस कविता का मूल भाव क्या है, तो इस कविता में निराशा से भरे आम आदमी के जीवन का वर्णन है। इस कविता का उद्देश्य पूछा जाए तो यह है, इस कविता के जरिए गंभीर भावानुभूतियों और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। इस कविता में अंधेरे का प्रतीक क्या है? तो इस कविता में अंधेरे का प्रतीक है संघर्ष और बाधाएं। क्या है? संघर्ष और बाधाएं। इस कविता में लौ का प्रतीक क्या है? तो इस कविता में लौ का मतलब है साहस और आशा। जब तक आपके अंदर साहस और आशा नहीं होगी तो लौ कैसे चलेगी, ये बात है। इस कविता में शासक और बौद्धिक वर्ग के बीच में गठबंधन का क्या पता चलता है? इस कविता में शासक वर्ग और बौद्धिक वर्ग के बीच गठबंधन का पर्दाभास किया गया है। ये भी तथ्य आपको याद रखने हैं। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो अंधेरे में कविता है इसका प्रकाशन वर्ष, पहला प्रकाशन वर्ष कब का है, ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, 1964 का। कब का है? 1964 का। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोर भी सुनाई दे सकता है क्योंकि थोड़े से यहाँ पर उपद्रवी लोग आ गए हैं। खैर, क्या 4/1964, ये याद रखना है आपको। फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी? कल्पना, कल्पना पत्रिका में। ये रखने हैं आपने फैक्ट किया। फिर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये किस शैली में रचित है? फैंटेसी शैली में। किस शैली में? फैंटेसी शैली में। अन्य कविताएं अगर हम इनकी बात करें मुक्तिबोध की, तो ये देखिए, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन, भूल गलती। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनके अनुसार इस कविता में मुक्तिबोध ने अपने बुद्धिजीवी वर्ग छोड़कर मजदूर वर्ग से तारतम्य बिठाने की कोशिश की है। फिर और तथ्य यहाँ पर यह है कि नामवर सिंह के अनुसार जो ये कविता है अंधेरे में, यह आत्मा की खोज है। रामविलास शर्मा के अनुसार यह कविता अपराध भावना का अनुसंधान, आरक्षित जीवन की कविता है। शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार यह एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ठीक है, तो ये तथ्य याद रखिएगा। एक प्रश्न के साथ आपको 10-10 प्रश्न बता देता हूँ मैं। फिर 111, ग्राम लक्ष्मी की उपासना निबंध के लेखक कौन है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्राम लक्ष्मी की उपासना है ये निबंध विधा की रचना है। कौन इसके रचनाकार होंगे? तो जो सही विकल्प होगा 110 का, तो वो होगा विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं ये होंगे इसके रचनाकार। तो देखिए, जो विनोबा भावे हैं इनका जन्म कब हुआ था?
11 सितंबर 1895 में और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1982 में। जीवन कब हुआ था? 1885 में, 1895 में ये हुआ था जन्म इनका, 1885 में। और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे ये विनोबा भावे। उनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो ये इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। अगर पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गागोदे, जो कहाँ पर है? पेन में, ये जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पबनार जो कि वर्धा में है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और है प्रसिद्ध कारण क्या है इनका? ये जो विनोबा भावे हैं इन्होंने भूदान आंदोलन किया था, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे ये। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था कौन सा था प्रसिद्ध पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था। कब? 1958 में। 1958 में इन्हें जो प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? भारत रत्न। ये कब दिया गया था? 1983 में। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट याद रखिएगा आप। ये सिर्फ आपको हिंदी साहित्य में ही नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप बात करें जीके इत्यादि, यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 111, एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? तो जो रचना है एक घूंट एकांकी विधा की रचना है, ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। मारेसिक मोही कुंठाव, ये किसकी रचना है? गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है ये निबंध। दरियाई घोड़ा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो जो रचना है दरियाई घोड़ा, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर उदय प्रकाश। कौन? उदय प्रकाश। 113 का सी। अगला है 114, जमीन पक रही है, ये काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखित है? केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। जमीन पक रही है टॉल्स्टॉय की साइकिल इत्यादि इत्यादि इनकी रचना है। बाग नामक इनकी बड़ी लंबी कविता है और बनारस नाम की भी इनकी लंबी कविता है। अगला है मानस का हंस किस की जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो जो मानस का हंस है ये किसके जीवन पर आधारित है? मानस का हंस कहाँ के? हाँ, महात्मा तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। किसके द्वारा लिखित है? अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर, सागर नहीं, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित है। इसी तरह से इनकी एक और है, कौन सी है वो? हाँ, इस समय मुझे याद नहीं आ रही है वो रचना, काफी प्रसिद्ध रचना थी वो भी। चलिए खैर छोड़िए। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो जो खंजन नयन है ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की ही रचना होगी। और जो सूरदास है इनके जीवन पर आधारित है खंजन नयन। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन होंगे? तो जो दोपहर का भोजन कहानी है इसके लेखक कौन होंगे? तो यहाँ पर सही जो विकल्प होगा अमरकांत। कौन? अमरकांत इसके लेखक हो जाएंगे। 116 का सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है? एक नदी इरावती, इसके जो निबंधकार होंगे तो वो हो जाएंगे आपके कुबेरनाथ राय। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 118, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी कौन सी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी, तो 118 का यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भाग्य नक्षत्र। ये लिखा गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। अगला है वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भक्ति प्रहसन के लेखक कौन है? पहले तो ध्यान रखिए, जो वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भक्ति, ये प्रहसन है। फिर किसकी रचना हो जाएगी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
यहाँ से आपको याद रखना है, भारत दूरदशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, विद्या सुंदर, और रचना है अंधेर नगरी। ये जो सारी की सारी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। अगला है प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन है? जो प्रेमचंद है इनके द्वारा एक अधूरा उपन्यास भी लिखा गया था, जिसे इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा बाद में पूरा किया गया था। तो वो कौन सा है? मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, बाद में इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा इसे पूरा किया गया था। परख, त्यागपत्र, ये किसके उपन्यास होंगे? तो ये मनोविश्लेषक रचनाकार माने जाते हैं। कौन है ये? जैनेन्द्र द्वारा लिखित। फिर देखिए, आपको पता ही है 120 क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य के। अगर ढंग से आप कर लेते हो, हमारा जो कोर्स आपने लिया है, जो जो चीज़ें मैं आपको करने को कहता हूँ, अगर ढंग से कर लोगे ना, 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 121। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए। 121 में पूछा गया है भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो भगवान महावीर थे या फिर महात्मा महावीर कहा जाए, इनका जन्म कब हुआ था, कब की बात की जा रही है? तो 121 का सही विकल्प हो जाएगा 1599 में हुआ था इनका जन्म। कब? 1599 ईस्वी में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। फिर थोड़े से फैक्ट आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। अगर बात करें भगवान महावीर की, तो रुकिएगा एक मिनट। तो देखिएगा, इनके जैसे पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम आता है राजा सिद्धार्थ, इनके पिता थे। माता का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो माता थी इनकी त्रिशला। कौन? त्रिशला इनकी माता थी। फिर मैंने जो बताया था आपको, जन्म स्थान कहाँ है? क्षत्रिय कुंड। क्या? क्षत्रिय कुंड। ये कहाँ है? वैशाली के निकट है। वैशाली भी कहा जाता है, तो वैशाली में भी इनका है जन्म स्थान। फिर देखिए, ये जो जैन धर्म के एक तरह से प्रसिद्ध तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है प्रचारक या फिर एक तरह से स्थापनाकर्ता। वैसे जैन धर्म का पहले ही प्रचार प्रसार कर दिया गया था, परंतु जो प्रसिद्ध जो जैन धर्म हुआ था, कब से हुआ था? जो भगवान महावीर के द्वारा इन्हें प्रसिद्ध किया गया था, इन्होंने जैन धर्म को। और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखना 24वें। और ये जब 30 वर्ष की आयु के थे, तो महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग कर दिया था। कब त्याग किया था? जब 30 वर्ष की आयु के थे। और इन्होंने संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। और इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ था। कितने वर्षों के पश्चात? 12 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात। और इनके ज्ञान का क्या नाम था? केवल ज्ञान। केवल्य ज्ञान भी कहा जाता है और केवल ज्ञान भी कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु पूछी जाए कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु को मोक्ष भी प्राप्त करना कहा जाता है। जो भी मृत्यु हो जाती है प्रसिद्ध संतों की, तो उनको मृत्यु नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है मोक्ष प्राप्त करना। जब मैं इतिहास पढ़ता था उस समय मुझे बड़ी इससे एक तरह से जिज्ञासा होती थी कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष से तात्पर्य होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, उसे मोक्ष कहा जाता है। इतिहास में ये काफ़ी प्रचलित शब्द है, मोक्ष प्राप्त करना। जैसे महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया था, अपने महावीर जी ने मोक्ष प्राप्त किया था, जैन धर्म के जो प्रसारक थे। कई प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, कई प्रसिद्ध रचनाकार हुए, कई प्रसिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। जो साधारण मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, उसकी मृत्यु होती है। जो प्रसिद्ध होते हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया होता है, इसलिए। आगे देखिए, इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने। उस समय के जो प्रसिद्ध राजा थे बिंबिसार, कुणिक और चेटक भी इनके शिष्य बन गए थे। बिंबिसार नाम आपने सुना ही होगा। जो बिंबिसार है, इनका समय है 558 ईस्वी पूर्व, और ये मगध साम्राज्य के सम्राट थे। उनका नाम श्रेणिक भी आता है, श्रेणिक। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु जब बाद में ये महावीर स्वामी से मिले तो ये जैन धर्म को भी अपना लेते हैं। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य का प्रचार प्रसार भी किया था, पूछा जाता है कई बार। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो बिंबिसार है ये किस वंश से संबंधित है,
ये मौर्य साम्राज्य के नहीं हैं, याद रखिएगा, ये हर्यक वंश के हैं। मौर्य साम्राज्य के थे और थे बिंदुसार, ये बिंबिसार है, बिंबिसार। एक बार ये केबीसी में भी क्वेश्चन आया था। बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और यहाँ से तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और कोई नहीं। इनकी संतान पूछी जाए तो कौन थी इनकी संतान? अजातशत्रु। इनकी संतान थी अजातशत्रु। इन्होंने पहले बौद्ध धर्म अपनाया था, फिर बाद में जैन धर्म। और देखिए, जो जैन समाज है, यहाँ पर महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती और उनके मृत्यु या फिर मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। और देखिए, जो इनके पूर्व तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और ये कितने नंबर के थे? इनके पूर्व की बात की तो ये 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ से पहले के थे तो वो थे आपके नेमिनाथ। कौन? नेमिनाथ। ये याद रखना है आपने। और क्या बताऊं यहाँ से, बाकी तो सारा आपको आता ही है, ठीक है। चलिए और आगे तथ्य बता देता हूँ। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न 122। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अभी हम जो आपको बिंदुसार बता रहे थे वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 122 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार इस तरह से लिखा जाता है, सी। थोड़े से फैक्ट यहाँ से भी आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम है चाणक्य। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है, ये सबसे पहले आपकी तक्षशिला में एक आचार्य के तौर पर कार्यरत था, परंतु वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि जो नंद होता है, नंद, घनानंद नंद वंश का शासक था। इसने एक बार जो आचार्य चाणक्य है, इनकी बेइज्जती कर दी थी। दरअसल बेइज्जती इसलिए की थी कि जो आचार्य चाणक्य होते हैं, जब ये एक बार जाते हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं, घनानंद के पास कि हे राजन, जो भारत में यूनानियों का आक्रमण हो रहा है, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए इसके संबंध में। तो जो घनानंद होता है, ये बोलता है, हे पंडित, जाकर तुम बाहर बैठो, अभी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो कुछ समय के पश्चात तुम आना। तो जो चाणक्य होते हैं, ये बेचारे जैसे बैठ जाते हैं बाहर, कितनी देर करने। सुबह से शाम हो जाती है, परंतु घनानंद इसे नहीं बुलाता है। जब आचार्य चाणक्य को गुस्सा आता है तो वो सीधे अंदर जाता है और देखता है कि जो घनानंद है ये सूरा सुंदरी में व्यस्त होता है। और चाणक्य को गुस्सा आता है। चाणक्य कहता है, हे राजन, तुम यहाँ पर रंगललिया कर रहे हो, और यहाँ पर मैं तुम्हारे पास कितनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ कि यूनानियों का भारत में आक्रमण हो रहा है, इसको रोकने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और गुस्सा आ जाता है घनानंद को, बोलता है, हे पंडित, तू मुझे बताएगा, हे 2 टके के शिक्षक, तू मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि इस ब्राह्मण की चोटी पकड़कर इसे यहाँ दरबार से बाहर खींच लो। तो चाणक्य गुस्सा आ जाता है, और कुछ वो जो सैनिक है इसकी चाणक्य की चोटी पकड़ लेते हैं और इसे खींचने लग जाते हैं। तो ये कह देता है चाणक्य कि मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ, ये शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी गद्दी से बाहर ना करा दूँ, तुम्हें यहाँ से संपूर्ण खत्म ना कर दूँ मगध साम्राज्य से। उसमें जो मगध साम्राज्य था, भारत में सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था। और जो सिकंदर है, सिकंदर जब भारत में आक्रमण करने आया था, तो वो घनानंद की सेना से प्रभावित होकर भी भारत में आक्रमण नहीं करता। थोड़ी सी चाणक्य की यहाँ पर महत्वपूर्ण रणनीति रहती है, जिस कारण सिकंदर भारत पे आक्रमण नहीं करता और यहाँ से वापस चला जाता है। तो इस तरह की घटना थी। तो जो चाणक्य है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य शासक बना देते हैं, भारत का सम्राट बना देते हैं। और जब यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भारत पर आक्रमण भी किया था, उस समय कौन था इसका जो सेनापति, जब जिन्होंने यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो वो था सेल्यूकस। सेल्यूकस के समय में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपनी इतनी अच्छी व्यवस्था कर ली थी कि इन्होंने सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। जब इन्होंने सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कर दिया, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया था, ठीक है, कार्नेलिया से विवाह कर दिया था। और कार्नेलिया से पुत्र जो पैदा हुआ था उसका नाम था बिंदुसार। यूनानी और
हिंदुस्तानी खून था इसके अंदर। बिंदुसार भी एक कैपेबल पर्सन हुआ। इसने अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार तो नहीं किया, परंतु जितना भी साम्राज्य इसके पास था उसने इसे बिल्कुल नहीं गंवाया। कई अच्छी नीतियाँ ये बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य में लागू की थी। तो मौर्य साम्राज्य का जो बिंदुसार के पश्चात कौन आया? महाराज अशोक। इसे सम्राट अशोक भी कहा जाता है। जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग का युद्ध अशोक के समय में हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको भारत का नक्शा बना देता हूँ। थोड़ा सा, मुझे पूरी इतनी अच्छी नक्शा तो नहीं बना पाता मैं। ऐसी कुछ स्थिति थी, थोड़ा सा मैंने माफ़ करिएगा, अच्छी ड्राइंग नहीं आती मुझे। ये देखिए संपूर्ण भारत था। यहाँ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान था ये भी उस समय भारत के ही नियंत्रण में था। ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद ये था आपका अफगानिस्तान, इसके ऊपर भी शासन था उस समय, पाकिस्तान के ऊपर भी था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका नेपाल पर भी था भारत का शासन, और यहाँ पर जो अपना भूटान, इसके ऊपर भी था। यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में, जैसे असम में भी था। असम सिर्फ एक क्षेत्र था यहाँ पर, इतना जैसा ये कलिंग। यहाँ पर भी लगभग इतने साम्राज्य में नहीं था। बाकी संपूर्ण भारत, अखंड भारत इसे कहा जाता है। अखंड भारत में उसमें मौर्यों का शासक था। जो ये क्षेत्र था इसके लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास किए थे, परंतु असफल हो रहे थे मौर्य शासक। तो ऐसा होता, जो अशोक होता है, सम्राट अशोक कहता है कि मुझे ये जो कलिंग है इस पर भी विजय पानी है, और कलिंग के पश्चात ये यहाँ पर भी विजय प्राप्त कर लेता। तो कलिंग युद्ध जो अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। यहाँ पर इतना ज़्यादा रक्तपात हुई, इतना ज़्यादा हिंसा हुई यहाँ पर, कि जो अशोक का, बेशक ये यहाँ का युद्ध जीत गया था, कलिंग युद्ध जीत लिया था, तो परंतु इसका दिल बैठ गया ये युद्ध देख के। जो यहाँ पर खून निकला लोगों का, खून तो छोटी बात है, जो सर कटे, लोगों की मृत्यु हुई, सैनिकों की पत्नियां विधवा हुई, उन स्थिति को देखकर अशोक का दिल बदल गया। इसने अहिंसा को छोड़कर हिंसा को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। जैसे महात्मा गांधी ने नहीं अपनाया था, वैसा ही इन्होंने अपना लिया था। और कई बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और कई शांति दूत इन्होंने इधर उधर भेज दिए थे। श्रीलंका में भी इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री को भेजा था। ठीक है, ये सारी कुछ कथा है हिस्ट्री की, तो आपको याद रखनी है, ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो और क्या तथ्य, बहुत ज़्यादा तथ्य याद आ रहे हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। क्या आपको लगते हैं कि हिस्ट्री के लेक्चर लाने चाहिए? तो बताइएगा, मैं आपको हिस्ट्री का भी करवा दूंगा। हिस्ट्री से मुझे बड़ा प्रेम है। चलिए हिंदी का देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो जो कौन सा देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है? आपको राजधानियाँ भी सारी याद करके जानी है, क्योंकि राजधानियों से प्रश्न आता है। तो 123 का सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, विकल्प डी। जो बुल फाइट है वो कहाँ की है? बुल फाइट करना या फिर जो फुटबॉल इत्यादि, ये स्पेन की ही खेल हैं। हाइड्रोजन का रंग क्या होता है? तो जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका रंग पूछा गया है, तो 124 का सही हो जाएगा, रंगहीन होती है हाइड्रोजन गैस, इसका कोई रंग नहीं होता है। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नाट्य या फिर नृत्य शैली है? शैती, क्या लिखा है इसमें? शैली, शैती नहीं शैली। तो जो भारतनाट्यम है ये हो जाएगा आपका कहाँ का? ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, 125 का ए। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? सार्क, जो सार्क सदस्य नहीं होगा तो वो कौन सा नहीं है? तो वो होगा आपका म्यांमार। जो म्यांमार है ये भी पहले भारत में ही आता था, भूटान भी आता था, मालदीव भी आता था, श्रीलंका भी आता था, ये सारे थे। मालदीव, भूटान, श्रीलंका ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 127, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर शिला किस जिले में पड़ती है? सबसे ऊंची चोटी है शिला, याद रखिए। कहाँ पर है ये? आपके किन्नौर में। अगला देखिए, कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है? तो जो जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है तो वो हो जाएगा आपका दुल्लाची। कौन सा? दुल्लाची, विकल्प ए।
ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है? तो जो ऋग्वेद में वर्णित विपाशा जो नदी का नाम होगा ब्यास का। यमुना को कालिंदी कहा जाता है और रावी को पुरुषिनी कहा जाता है और सतलुज को शतुद्री कहा जाता है। चंबा के प्रसिद्ध मिंजर मेले में मिंजर किसका प्रतिरूप है? याद रखिएगा, मिंजर मेला कहाँ पे लगता है? चंबा में लगता है। मिंजर जो इसमें प्रतीक होता है तो वो होता है मक्का का। किसका? मक्का। मक्की मतलब छल्ली, जो हम छल्ली कहते हैं उसे मक्का कहा जाता है, मक्की भी कहा जाता है। 130 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। रोहतांग पास दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी 3978 मीटर। 3978 मीटर कुल्लू में है ये रोहतांग पास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 68। चलिए थोड़े से तथ्य यहाँ से भी बता देता हूँ आपको। जो 68 है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और प्रतिपक्ष नेता कौन है? जयराम जी। ये भूतपूर्व आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम थे। और क्या तथ्य बताऊं? हाँ, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है? तो ये आपके कांगड़ा में। कितने हैं? 15। उसके पश्चात दूसरे नंबर पे कौन है? मंडी। मंडी में कितने हैं? 10। तो ये तथ्य याद रखिएगा। शिमला में है 8। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अगला है ये क्या? हाँ इतना ही। हाँ, लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? 4। और विधानसभा की 68 होगी, लोकसभा की 4 होगी और राज्यसभा की 3 है। कितनी? 3। पत्थर का खेल कहाँ पर मनाया जाता है? पत्थर का खेल कहाँ का मेला है? शिमला में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है शिमला के? तो शिमला के ये मनाया जाता है हलोग में। पत्थर का खेल है ये शिमला का। पत्थर का खेल मतलब एक दूसरे को पत्थर मारे जाते हैं। अगर आप लोग हलोग से या फिर आपने ये खेल देखा हो तो आप अवश्य कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा कैसा खेल होता है, क्या इसमें चोट लगती है या नहीं। अगला देखिए 134। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? नाको झील कहाँ पर है? नाको झील, तो जो नाको झील हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी किन्नौर में। किन्नौर, ए सही विकल्प होगा यहाँ। हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो जो हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम हो जाएगा शिलारू में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर है? मंडी का भूतनाथ, कांगड़ा का बैजनाथ, कुल्लू का बिजली महादेव या उपयुक्त सभी? सही होगा डी, उपयुक्त सभी। मंडी का भूतनाथ, कांगड़ा का बैजनाथ, कुल्लू का बिजली महादेव, ये सारे के सारे शिव मंदिर हैं। थोड़ी सी ये बता देता हूँ, जो बिजली महादेव है, ये जो बिजली महादेव की कथा इस प्रकार से है कि जो है तो ये शिव मंदिर, यहाँ की कथा इस प्रकार से कि जब भी प्रतिवर्ष, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है परंतु ज़्यादातर ऐसी संभावना होती है कि साल में एक बार यहाँ पर जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है और ये 2 खंडों में या फिर कई और खंडों में विभक्त हो जाता है। काफ़ी सारे खंड हो जाते हैं शिवलिंग के। और उसके पश्चात जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो आते हैं और इसके ऊपर मक्खन, दूध और दही इत्यादि सारा लेप कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात वो शिवलिंग अपने आप जुड़ जाता है। इस तरह की कथा है यहाँ पर और ये कुल्लू में स्थित है। फिर अब बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो जो बड़ा बंगाल उद्गम स्रोत हो जाएगा किस नदी का? तो सही जो विकल्प हो जाएगा रावी का। विकल्प बी, रावी का उद्गम स्रोत। विश्व का सबसे बड़ा फिल्मी शहर रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर स्थित है? आप आइडिया लगा सकते हो इसका। हैदराबाद में रामोजी शहर है, हैदराबाद में, मुंबई में नहीं। कईयों ने मुंबई सोच लिया होगा, मुंबई नहीं है। अगला है 139। इसमें क्या पूछा गया है? किस महिला ने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था? पहले तो प्रश्न बताइए, एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है? कमेंट करिएगा। खैर आपने कमेंट करना नहीं होता, मैं बता देता हूँ, नेपाल में है ये माउंट एवरेस्ट। और इसको जो 2 बार फतेह किया था तो 139 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो इसे किया गया था 2 बार फतेह संतोष यादव के द्वारा। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली है? तो जो ये ली गई है समवर्ती सूची की धारणा, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, गद्दर पार्टी का मुख्यालय किस नगर में स्थित था?
तो जो गद्दर पार्टी का मुख्यालय है ये है आपके सैन फ्रांसिस्को में, बी। फिर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो जो 21A संबंधित होगा तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित है, 142 का बी। फिर 143 भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी? 143 का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातुएं या फिर धातु का प्रयोग किया गया था? 144 का जो सही विकल्प हो जाएगा तांबा और कांसा। तांबा और कांसा का वो अधिक प्रयोग करते थे, ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, परंतु इतना एक तरह से सभ्य और आगे बढ़ा हुआ एक समाज था, उसे लोहे का ज्ञान ना हो ये मुझे उतना नहीं लगता, परंतु ऐसा कहा जाता है लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये जो किस एंगल में बना हुआ था, ये त्रिभुजाकार एंगल में बना हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, लोथल ये इसके प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। लोथल तो उस समय बंदरगाह के लिए या फिर समुद्री रास्ते के लिए जाना जाता था। अगला है किस वर्ष सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया? तो जो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 में। राजा राममोहन राय और कई अंग्रेज थे, इन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। उस्ताद अब्दुल रशीद खान निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो 146 का सही विकल्प हो जाएगा शास्त्रीय गान से गायन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई? 1931 में तो फांसी दी, परंतु किस दिन दी गई ये है आपका सही विकल्प। आप उत्तर लगा सकते हो पहले भी। चलिए मैं बताता हूँ, मार्च 23 मार्च को दी गई थी फांसी। नमन है ऐसे महान वीरों के लिए। भगत गुरु नाम ही है भगत गुरु भाई, खतरनाक। राजगुरु सुखदेव महान और क्रांतिकारी थे ये। महाभारत में पांडवों के इंद्रप्रस्थ में किस ने महल का निर्माण किया था? महाभारत में पांडवों के इंद्रप्रस्थ का निर्माण किसने किया था? महल जो है इंद्रप्रस्थ महल का। तो सही जो 148 का हो जाएगा तो वो हो जाएगा माया के द्वारा। किसके द्वारा? माया के द्वारा। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली को कहा जाता है, दिल्ली का क्षेत्र। ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? तो 149 का सही विकल्प हो जाएगा 1807 ईस्वी में। 1807 ईस्वी में विकल्प ए। लोकसभा में शून्यकाल की सर्वाधिक समय सीमा क्या हो सकती है? तो जो सही विकल्प होगा 150 का तो वो हो जाएगा आपका 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से हमारा आज का ये लेक्चर था। आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो LT-TET और LT कमीशन के लिए चले हुए हैं, और जो PDF नोट्स अवेलेबल हैं LT-TET इत्यादि के लिए, अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम होते हैं जो आप करते रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा उनसे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 24 नवंबर को आपकी परीक्षा भी होगी। नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स लीजिए, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करिएगा। बाकी अदर PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोई क्वेरी रहती है तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, हिंदी साहित्य के ग्रामर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोई अगर ग्रामर के नोट्स लेना चाहता है तो इसके लिए भी आप अवेलेबल जो नंबर यहाँ पर किया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई, धैर्य से देखिएगा इसको, काफ़ी लाभ आपको इस वीडियो से मिलेगा। धन्यवाद।